सुप्रभातम। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में लेसन 2 चैप्टर 2 का लेक्चर 1 पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर 2 का नाम है अतः द्वितीय पाठ है। आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है स्वर्ण काक है। पाठ का नाम है स्वर्ण काक है अर्थात सोने का कौवा, जिसमें एक सुनहले पंखों वाले स्वर्ण पक्षी कौवे के माध्यम से कवि पद्म शास्त्री ये संदेश देना चाहता है कि व्यक्ति को जीवन में कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, अर्थात लालच का फल बहुत बुरा होता है। इसके लेखक हैं, पहले इसके सार के माध्यम से आपको थोड़ा सूक्ष्म रूप से हिंदी भाषा में सार समझा देता हूँ। इस पाठ के जो लेखक हैं वो पद्म शास्त्री हैं और विश्व कथा शतकम नामक एक कथा संग्रह से लिया गया है। विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह है और एक कहानी है, एक पाठ स्वर्ण काके की एक कहानी के माध्यम से लालच के दुष्परिणाम इसमें बता रहा है पद्म शास्त्री लेखक कि व्यक्ति के ज़्यादा लालच करने के क्या परिणाम होते हैं और लालच नहीं करने के क्या शुभ परिणाम होते हैं, वो इसमें बताए गए हैं। जिसमें विभिन्न इस विश्व कथा शतकम नाम का जो कथा संग्रह है, इसमें विभिन्न देशों की 100 कथाओं का संग्रह है। विभिन्न देशों की 100 कथाओं का संग्रह है। यहाँ पर जो ये स्वर्ण काक है ये एक बर्मा देश की कथा है। बर्मा देश की कथा है जो श्रेष्ठ कथाओं में गिनी जाती है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ, इसमें लोभ करने पर उसके दुष्परिणाम और उसके साथ साथ त्याग और लोभ के त्याग करने के और उसके सुपरिणाम क्या होते हैं, लोभ नहीं करने के और उस लोभ नहीं करने पर उसके क्या सुपरिणाम आते हैं, वो इसमें बताए गए हैं। एक पुत्री के द्वारा, एक बुढ़िया होती है, उसकी एक पुत्री होती है। उस पुत्री के माध्यम से यहाँ इस कथा का प्रारंभ होता है। तो वो बुढ़िया अपनी पुत्री को किस प्रकार लोभ नहीं करती है, एक बुढ़िया की पुत्री, तो उसको सुपरिणाम आते हैं लोभ नहीं करने के। एक बुढ़िया उसी के पड़ोस में रहती है, वो देखो लालच कर लेती है, तो उसको क्या दुष्परिणाम उसके मिलते हैं। ये इस कहानी का प्रारंभ होता है। तो देखिए, इस कहानी में सबसे पहले आपको सूक्ष्म रूप से सार विस्तार से बता देता हूँ कि एक बुढ़िया होती है, उसकी एक पुत्री होती है। वो बुढ़िया चावल के टुकड़े अपने घर के आंगन में थाली में डालकर सुखा देती है। थोड़ी देर में एक सुनहले पंखों वाला कौवा आकर उन चावल के टुकड़ों को खाने लग जाता है। खाने लग जाता है तो बुढ़िया अपनी पुत्री को उसकी रखवाली के लिए वहाँ बैठा देती है, लेकिन फिर वो सुनहले पंखों वाला कौवा आकर चावल खाने लग जाता है। बार बार वो पुत्री, उसकी बुढ़िया की पुत्री उसको दूर हटाती है। तो अंत में सुनहले पंखों वाला कौवा उस पुत्री से कहता है कि हे बेटी, तुम मुझे इन चावलों का मूल्य जो जितना है ना, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, मुझे चावल खा लेने दो, मैं भूखा हूँ। दो बुढ़िया की पुत्री बोलती है, क्यों, हम तो पहले ही गरीब हैं, हमारी बूढ़ी माँ क्या हमें लड़ेगी नहीं। तो सुनहले पंखों वाला कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अवश्य ही इन चावलों का मूल्य दे दूंगा और तुम कल सुबह प्रातःकाल ही नगर के बाहर एक बरगद का विशाल पेड़ है, उसके पास आ जाना, वहाँ मेरा महल है, उसमें मैं तुम्हें इसका मूल्य अवश्य दे दूंगा। बुढ़िया की पुत्री ने वैसा ही किया। उसको रात भर नींद नहीं आई उत्सुकता से, और सुबह उठी और नगर के बाहर उस बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। जब कौवा सोकर जाग ही उठा था तो उसने नीचे देखा तो पुत्री खड़ी थी। वो पुत्री से बोलता है, आ गई बेटी? तो पुत्री बोलती है, अब मैं आपके महल तक कैसे आऊँ, पेड़ पे कैसे आऊँ? तो कौवा बोलता है कि मैं आपके लिए सीढ़ी उतारता हूँ। बोलो, आप चांदी की सीढ़ी से आओगी
या सोने की सीढ़ी से आओगी या लोहे की सीढ़ी से ही आओगी। तो ये बात सुनकर के बुढ़िया की पुत्री बोलती है, मैं तो एक गरीब बुढ़िया की पुत्री हूँ, मैं तो लोहे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। कौवा उसकी उदारता को देखकर प्रसन्न हुआ, तो कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी उतारी। वो बुढ़िया की पुत्री सोने की सीढ़ी से महल पे पहुंची। ऊपर जाकर महल में प्रवेश करते ही महल को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। चित्र विचित्र वस्तुओं से सुसज्जित वो महल सजा हुआ था। उसको देखकर वो पुत्री आश्चर्यचकित हो गई। उसके बाद वो सुनहले पंखों वाला कौवा उस बुढ़िया की पुत्री को अपने महल में आसन ग्रहण करवाता है, उसका आदर सत्कार करता है, भोजन आदि के लिए पूछता है। तो कहता है, भाई भोजन क्या सोने की थाली में खाओगी या चांदी की थाली में खाओगी या लोहे की थाली में ही भोजन करोगी, साधारण थाली में। तो फिर वही बात बुढ़िया की पुत्री ने लोभ रहित बात कही कि मैं तो वही एक गरीब बुढ़िया की पुत्री हूँ, मैं तो साधारण थाली अर्थात लोहे की थाली में ही भोजन कर लूँगी। उसकी उदारता और लोभ नहीं करने के तरीके को देखकर वो सुनहले पंख वाले कौवे ने उसके लिए सोने की थाली में भोजन परोसा और भोजन में भी विभिन्न प्रकार के व्यंजन उसको दिए गए। भोजन कराने के बाद वो उस बुढ़िया की पुत्री से बोलता है, अब आप यहीं विश्राम करो, यहीं महल में रहो, तुम वहाँ झोपड़ी में रहती थी इसलिए आराम से रहो, लेकिन तुम्हारी बूढ़ी माता है उसकी देखभाल कौन करेगा, इसलिए अब देख लो तुम्हारा क्या विचार है। तो बुढ़िया की पुत्री बोलती है, नहीं मेरी माँ अकेली है, मैं तो वहीं वापस मेरे झोपड़ी में ही जाऊंगी। ठीक है चलो मेरे साथ यहाँ आओ। उनको महल में एक कक्ष यानी कमरे में ले जाता है और वहाँ कमरे में ले जा कर के उसको 3 प्रकार के संदूक दिखाता है, एक छोटा, एक उससे बड़ा और एक सबसे बड़ा। कहता है इनमें से जो भी अपनी इच्छा है अपने चावल के मूल्य के रूप में ले जाओ। तो वो बुढ़िया की पुत्री उदारता से बोली कि मैं तो छोटा संदूक ही लेकर जाऊंगी, क्योंकि मेरे चावल भी इतने ही थे, उनका मूल्य यही बनता है और मैं छोटा संदूक मुझे दे दीजिए। उस छोटे संदूक को ग्रहण करवा देता है और खुशी से वो अपने घर आकर देखती है। उसमें घर जैसे ही वो आती है आंगन में रखकर संदूक को खोलती है। उस संदूक में बड़े बड़े हीरे जवाहरात सोने के आभूषण देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है और थोड़े ही दिनों में वो गरीब से एक तरह से धनवान बन जाती है। उसका रहन सहन चेंज हो जाता है, उसके तौर तरीके बदल जाते हैं। तो पास में ही एक दूसरी बुढ़िया का घर था, वो बहुत लालची थी, उसके भी वही इसी प्रकार एक पुत्री थी, तो वो बहुत लालची थी। उसको देखकर वो कहती है, भाई आपका ये कैसे परिवर्तन हो, आपको तो खाने के लिए भी दाने नहीं मिलते थे, आप अचानक ऐसे कैसे हो गए। तो उसने सारी घटना बताई, भाई इस प्रकार एक कौवा आता था, हम चावल सुखा रहे थे बाहर, उनको खाने के लिए एक कौवा आता था, उनको मैं बार बार रोकती थी तो वो मुझे कहता कि मुझे चावल खा लेने दो, मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य अवश्य दे दूंगा। इस प्रकार वो मुझे वहाँ ले गया और वहाँ इस प्रकार से पूरी घटना यानी उनके सामने वर्णन कर देती है। तो वो लालच में आकर वो बुढ़िया भी अपने घर के आंगन में उसी प्रकार चावल के टुकड़े सुखाती है थाली में डालकर और अपनी पुत्री को उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त कर देती है। उसी प्रकार से वो कौवा वहाँ आता है और चावल खाने लग जाता है। चावल खाता है तो वो बुढ़िया की पुत्री उसको बार बार उड़ाती है, अंत में भला बुरा भी कहती है। तो उसी प्रकार पहली वाली पुत्री की तरह ही उसने भी उसको वैसे ही कहा, भाई आप नगर के बाहर मेरा वृक्ष है, उस पर महल है, वहाँ आप आ जाना, मैं आपके चावल का मूल्य दे दूंगा। उसी प्रकार वो बुढ़िया की पुत्री वहाँ पहुँच जाती है सुबह और पहुँचकर बोलती है कि मैं हे कौवे मैं आ गई हूँ। कौवा देखता है और कहता है बोलो किस सीढ़ी से आओगी। 3 प्रकार की सीढ़ी के नाम उसने बताते हैं, बोलो सोने की सीढ़ी से आओगी, चांदी की से आओगी या लोहे की से। तो लोभी और लालची वो बुढ़िया की पुत्री बोलती है कि मैं तो सोने की सीढ़ी से आऊँगी ऊपर, लेकिन कौवे ने उसके लिए लोहे की सीढ़ी उतारी।
उसी प्रकार अपने महल में ले जाकर उसको बैठाया, आदर सत्कार किया, खाना आदि के लिए परोसा गया। और खाना परोसने से पहले पूछता है, बोलो किस प्रकार की थाली में भोजन ग्रहण करोगी, सोने की थाली में करोगी अथवा चांदी की अथवा लोहे की साधारण थाली में। तो वही गर्व से लालची बुढ़िया की पुत्री बोलती है, मैं तो सोने के थाली में ही करूँगी भोजन। लेकिन कौवा उसको साधारण थाली अर्थात लोहे की थाली में भोजन परोसता है और विश्राम करने के बाद उसी प्रकार से प्रक्रिया दोहराता है। अपने कक्ष से लो तुम्हारे चावलों का मूल्य ले जाओ, कमरे के किवाड़ खोल कर कहता है, ये 3 प्रकार के संदूक है, बताओ कौन सा संदूक लेना चाहती हो। मैं तो बहुत बड़ा संदूक लेके जाऊंगी। वो बड़ा संदूक उठाकर घर आ जाती है। घर आकर अपने आंगन में खुशी खुशी लौटती है। लेकिन वो लालची बुढ़िया की पुत्री, वो लालची बुढ़िया जैसे ही वो संदूक खोलती है, उस संदूक में काले सर्प उस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? काले काले तरह तरह के विभिन्न प्रकार के सर्प उस संदूक में से निकलते हैं। उन्हें देखकर वो घबरा जाती है और वो समझ जाती है कि लालच का फल बहुत बुरा होता है। और उसी दिन से वो लालच करना छोड़ देती है। तो इस स्वर्ण पक्का के जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर जो संतोष से जो कुछ मिलता है उसी में हमें संतोष हो जाना चाहिए। लालच का फल बहुत बुरा होता है। कहा भी गया है, लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है अर्थात लालच का फल बहुत बुरा होता है। जीवन में लालच कभी नहीं करना चाहिए। समझ गए प्यारे बच्चों? ये इस कहानी का सार था विस्तारित रूप से। अब इसमें आपके सामने देखो ब्लैक बोर्ड पे मैंने, अब पाठ पढ़ने से पहले अपन कठिन शब्दार्थों को याद करते हैं, जब भी तो पाठ समझ में आता ना। इसलिए कठिन शब्दार्थ मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इन कठिन शब्दार्थ को आप अपने नोटबुक में भी लिखोगे और इनको याद भी करोगे, क्योंकि अभी बुक्स आपके सामने उपलब्ध है नहीं। इसलिए क्या है, याद करने में सुविधा के लिए हर एक ब्लैक बोर्ड की क्रिया को आपको कॉपी में उतारनी है। तो सबसे पहले आपके सामने पाठ के प्रारंभ से पहले, पढ़ने से पहले अपन कठिन शब्द पढ़ते हैं, कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं, उसके बाद पाठ समझ में आता है। जैसे सामने आपके लिखे हुए शब्द हैं, जैसे न्यवसत है। अब ये न्यवसत है ना, ये भूतकालिक क्रिया का पद है अर्थात न्यवसत का अर्थ, शब्द का अर्थ है रहता था, रहती थी। पुल्लिंग के लिए रहता था लगाएंगे और स्त्रीलिंग के लिए रहती थी क्रियापद जुड़ जाएगा। दुहिता पुत्री को बोलते हैं। स्थाल्याम ये सप्तमी का शब्द है, थाली में। स्थाल्याम का मतलब क्या होता है? थाली में। खगेभ्य पक्षियों से, खगेभ्य का मतलब होता है पक्षियों से। उठ समुड्डीय यानी होता है उड़कर। समुड्डीय शब्द का अर्थ होता है उड़कर। स्वर्ण पक्ष है, सोने का पंख। स्वर्ण यानी सोना, पक्ष यानी होता है पंख। रजत चंचू, रजत चंचू शब्द का अर्थ होता है चांदी की। रजत यानी चांदी, चंचू यानी चोंच, चांदी की चोंच। समझ गए? ऐसे तंडुलान चावलों को, तंडुलान चावलों को द्वितीय का बहुवचन है। निवारयंती शब्द का अर्थ होता है रोकती हुई। निवारयंती रोकती हुई होता है। माँ शुचय शब्द का अर्थ होता है दुख मत करो। माँ शुचय दुख मत करो। प्रोवाच कहा, एकत्यत। प्रहर्षिता देखो प्रसन्न हुई। प्रहर्षिता शब्द का अर्थ हुआ प्रसन्न हुई। और प्रासादय का अर्थ होता है महल। एक प्रसाद शब्द होता है, उसका अर्थ कृपा होता है, और जबकि यहाँ प्रासाद है, प्रासाद का अर्थ होता है महल। गवाक्षात खिड़की से, गवाक्षात खिड़की से। सोपानम सीढ़ी, सोपानम शब्द का होता है सीढ़ी। अवतारयामी उतारता हूँ, उतारती हूँ। आस साधे पहुँचा, विलोके देखकर। प्राह कहा, प्रातराशय सुबह का नाश्ता। व्याजहारे कहा, पर्यवेशितम परोसा गया। पर्यवेशितम यानी परोसा गया। महाहाराणी बहुमूल्य, महाहाराणी का मतलब है बहुमूल्य। लुब्धा लोभी, निर्भर से अंति निंदा करती हुई। पर्यत्यजत छोड़ दिया, पर्यत्यजत छोड़ दिया। इस प्रकार ये शब्दार्थ आपको याद करने हैं और नोटबुक में भी लिखने हैं। समझ गए प्यारे बच्चों? ये कठिन शब्दार्थ है अपने
पाठ, द्वितीय पाठ है स्वर्ण काकय। इनको आपको याद करना है। जब आप इनको याद करोगे जब भी ये पाठ का भावार्थ समझ में आएगा। ठीक है, अब अपन इसके बाद पाठ का हिंदियत करते हैं शुरू से। आपके सामने देखो पाठ के जो कथा के रूप में हैं ये आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लगे हुए हैं। द्वितीय पाठ है स्वर्ण काकय। द्वितीय पाठ है पाठ का नाम, और स्वर्ण काकय है, सोने का कौवा। अब ये सोने का कौवा एक देखने में सुनने में ऐसा सोने का भी कौवा होता है क्या, लेकिन ये काल्पनिक कहानियाँ होती है। क्या ये काल्पनिक होती है, जिनके माध्यम से व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करवाता है व्यक्तियों को। लेखक भाई हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, इससे ये होता है, तो ये काल्पनिक है। सोने का कौवा तो होता ही नहीं है। ये कौवे के सोने के पंख थोड़ी होंगे। सोना तो कौवा तो काला ही होता है भाई, कौवा तो काला ही होता है, सोना कैसे बनेगा वो। लेकिन काल्पनिक कहानी है। प्रस्तुतो अयम, अब अपन श्री गणेश करते हैं पाठ का। प्रस्तुतो अयम पाठ है श्री पदम शास्त्रिणा विरचितम विश्व कथा शतकम इति कथा ग्रंथा कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां लोक कथानां वर्णनम विद्यते। ऐसा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष का माध्यमेन संपादयितुम् अर्थात वर्णितो अस्ति। यानी इस पाठ के सार में कवि ये कह रहा है, इसके लेखक कौन हुए? लेखक हो गए पदम शास्त्री, श्री पदम शास्त्री। ये इस पाठ के लेखक हैं, कथा को लिखने वाले। और कथा कहाँ से ली गई है? विश्व कथा शतकम, विश्व कथा शतकम। ये एक कथाओं का संग्रह है। ये एक कथाओं का संग्रह है जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह इसमें है, इसलिए विश्व कथा शतकम बन गया इसका नाम। प्रस्तुतो अयम पाठ है, अर्थात ये जो प्रस्तुत पाठ है ये श्री पदम शास्त्रिणा विरचितम, श्री पदम शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम, विश्व कथा शतकम इति इस प्रकार के कथा संग्रह, कथा संग्रह से गृहीतो अस्ति लिया गया है, गृहीतो अस्ति लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानाम, यहाँ विभिन्न राष्ट्रों में फैली हुई शत लोक कथानां वर्णनम विद्यते। शत यानी 100 लोक कथाओं का वर्णनम विद्यते, वर्णन व्याप्त है। अर्थात ये प्रस्तुत पाठ पदम शास्त्री के द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम इति इस प्रकार की कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु, यहाँ विविध राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन है। ऐसा कथा वरम देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। ऐसा कथा, ये जो कथा है बर्मा देश की एक श्रेष्ठ लोक कथा है, जो आपको अभी पहले सार में समझाई भी थी मैंने। यानी ये ब्रह्मा देश की श्रेष्ठ लोक कथाओं में से प्रसिद्ध कथा है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष का माध्यमेन वर्णितो अस्ति। यानी जो एक कथा है लोक कथा, इस लोक कथा के माध्यम से लोभ के दुष्परिणाम और उस लोभ को छोड़ने के सुपरिणाम एक सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से दर्शाया गया है या वर्णन किया गया है। समझ गए प्यारे बच्चों? अब अपना पाठ स्टार्ट हो रहा है, तो अपने अपने बुक्स में देखो, वाचन करवा रहा हूँ पहले। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत् तस्याच एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्
एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिश्यत् सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। किंचित् कालादनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्यां समीपम् आगच्छत्। नैतादृशे स्वर्णपक्षो रजतचञ्चु स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। तं तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा। तं निवारयन्ती सा प्रार्थयत्, तण्डुलान् मा भक्षय, मदीया माता अति निर्धना वर्तते। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच, महाशुच, सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिप्पलवृक्षमनु त्वया आगन्तव्यम्। अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता सञ्जाता यत् तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। यदा काकः सहित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम्, अहो बाले, त्वमागता, तिष्ठ, अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि। तत्कथय स्वर्णमयं, रजतमयं, ताम्रमयं वा। कन्या वदत्, अहं निर्धनमातु दुहितास्मि, ताम्रसोपानं मे आगमिष्यामि। परं स्वर्णसोपानेन सा स्वर्णभवनम् आरोहत्। चिरकालं भवने चित्रविचित्रवस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं च गता। श्रान्तां तां विलोक्य काकः अवदत्, पूर्वं लघुप्रातराशे क्रियतां। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्यां? बालिका वदत्, ताम्रस्थाल्याम् एव अहं निर्धना भोजनं करिष्यामि। तदा सा आश्चर्यचकिता सञ्जाता। यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितं न एतादृशं स्वादु भोजनम् अद्यावधि बालिका खादितवती। काको अवदत्, बालिके, अहमिच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रमञ्जूषा निस्सारितां प्रत्यवदत्, बालिके, यथेच्छं गृहाण। मञ्जूषाम् एकां लघुतमां मञ्जूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम्, इयत् एव मदीयतण्डुलानां मूल्यम्। मदीयतण्डुलमूल्यं। गृहम् आगत्य तया मञ्जूषा समुद्घाटिता। तस्यां महाहाराणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् च सञ्जाता। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। तस्यापि एका पुत्री आसीत्। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। तथैव स्वर्णकाकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैव वाकारयत्। प्रातस्तत्र गत्वा सा
काकम निवर्ष्यन्ति प्रोवाच। वो नीच काके अहम आगता मह्यम तंडुलमूल्यम प्रियच्छ। काको ब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि तत्कृते स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। गर्वितया बालिका या प्रोक्तम ताम्रमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि परम स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयं सोपानम प्रायच्छत्। स्वर्णकाकस्तां भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत्। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रे मंजुषा तत्पुरः समुक्षिप्ता लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजुषां गृहीतवती। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजुषाम् उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणकृशनसर्पो विलोकितः। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तम्। ये इसका संस्कृत में वाचन था। अब इसने पाठ में अपन ने पढ़े तो इसमें देखो कुछ संधि पद आए, और वो कौन कौन से संधि पद आए वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। उनको आपको नोटबुक में नोट करना है कि इसमें कौन से संधि पद है, कौन सी संधि है, जिससे आपको याद भी हो जाएगा। जैसे अपन शुरू से लेते हैं, पुरा कस्मिंचित ग्रामे का निर्जना न्यवसत। न्यवसत शब्द है न्यवसत, ये शब्दार्थ में भी आया था। इसमें देखो संधि है नी प्लस अवसर, यानी यण संधि हो रही है इसमें, नी धन अवसर, और संधि का नाम आ जाएगा यण संधि। इस तरह अपन वल करना है। तो पहले अपन शब्द छान लेते हैं। न्यावसत आ गया, चासीत है, इसके बाद आगे चलो, ऐगच्छत् नैतादृश है, नैता दृश्य है, निर्जना। इसके बाद आ गया प्रोवाच, प्रोवाच, वृक्षस्योपरि, वृक्षस्योपरि, प्रबुधस्तदा, प्रबुधस्तदा। इसके बाद है ताम्रस्थल्याम, देखो आगे, परिवेशितम नेतादर्शम बालिका खादितवती, काको अवदत्, काको अवदत्, इत्युक्त्वा इत्युक्त्वा। इत्युक्त्वा के बाद देखिए कौन सा आया, मंदुसाम प्रत्यवदत्, 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 तस्मिन् नेव ग्रामे न्यवसत आया गया था। आसीत ईर्ष्या काकस्य रहस्यम तत्रैवाकार्यत्।
तत्रैवाकार्यत, तथैव, तथैव। इसके बाद नीचे वाले में आ जाओ। प्रोवाच आ गया, कथम आगच्छामि, लोभाविष्टा बृहत्तम गृहीतवती, पर्यतजत, पर्यत्यजत। अब कोई रह गया तो एक बार दोबारा देख लीजिए। यानी ये मुख्य मुख्य कठिन शब्द इसमें थे, इन शब्दों को अपने हल करना है। देखो ये पार्ट में आए हुए संधि पद हैं, साधारण संधि कुछ रह गए तो अपने विवेक से हल करेंगे। जैसे न्यवसत, नी प्लस अवसत, यानी यहाँ ईकवर्ण पहले आ रहा है और अन्य स्वर बाद में, इसलिए यण संधि हो रही है। ई का हो गया ये, तो नया आधा रह गया और बन गया न्यवसत। ऐसे चाशीत है। अब चाशीत में चा यानी आ दीर्घादेश हो रहा है। किसका हो रहा है? समान वर्ण जहाँ आधे दीर्घ होता है तो च प्लस इसका संधि विच्छेद आएगा, च प्लस आसीत, संधि का नाम आ जाएगा दीर्घ संधि। संधि अगर पूछे तो दीर्घ संधि होगी। नैतादृश्य, अब नैतादृश्य में नई आई यानी उच्चारण करने में आई का मतलब वृद्धि होती है किसकी? ए की। तो ने न प्लस एतादृश्य, न धने एतादृश्य। एच वर्ण अगर ये बाद में आता है तो वृद्धि होती है, ये एच वर्ण अगर पहले आए तो अयादी हो जाएगी। नहीं भी वृद्धि संधि लिख देंगे नाम। एक ही वृद्धि होती है आई, इसलिए नैतादृश्य बना। प्रोवाच्य, प्रो ओ उच्चारण में ओ का मतलब गुण हो रहा है किसका? ई का गुण। ए ऊ का होता है, ओ ई कोणों का गुणादेश होता है। तो प्र प्लस वाच्य, प्रधन वाच्य, ऊ का गुण हो रहा है ओ, तो गुण संधि। वृक्षस्योपरि, वृक्षस्योपरि, वृक्षस्य धन उपरि, वही गुण संधि है। वृक्षस्य धन उपरि, ऊ का गुण हो गया ओ और वृक्षोपरि बन गया। गुण संधि। प्रबुधस्तदा, प्रबुधस्तदा, प्रबुधस्तदा में देखो स आ रहा है, इसका स का विसर्ग हो जाएगा तो प्रबुद्ध है। अब यहां स का विसर्ग करेंगे तो विसर्ग का चिन्ह लगा देंगे ऐसे, प्रबुद्ध है धन तदा। किसका हुआ विसर्ग? स का। दो ही वर्ण का विसर्ग होता है, रे और से। तो यहां रे का हुआ, स का, से का, तो एक लाई सत्व विसर्ग। ऐसे का को अवदत, इसमें देखो विसर्ग संधि में उत विसर्ग संधि है और उत विसर्ग संधि में दो नियम होते हैं। कौन से नियम से हो रही है वो हमें देखना है। नियम 1 से अवग्रह होता है, नियम 2 से अवग्रह नहीं होते हैं। अवग्रह का चिन्ह है तो इसका नियम 1 लगेगा। तो का कहे धन अवदत, का कहे धन अवदत। यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगर व्यंजन ना करके स्वर है, स्वरों में रहस्व आता है तो वहाँ पर रहस्व आने के कारण दूसरे पद में अवग्रह लगा देते हैं और विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाता है। ये उत विसर्ग का पहला नियम है। दूसरे नियम से अगर यहाँ व्यंजन आए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल यही होता ओ, तो वो नियम 2 लिखेंगे। तो उत विसर्ग नियम 2, उत विसर्ग नियम 2 से। इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा
इत्युक्त्वा ये आ रहा है, अर्थात ये किसका होता है, इक वर्णों में ई का, अर्थात इति प्लस उक्त्वा, इति धन उक्त्वा, इक वर्णों में ई का हो गया ये, और इसके लिए लगे इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, संधि का नाम आ गया यण संधि। इसी तरह आगे आ जाइए, प्रत्ययवदत, प्रत्यय वही है, ऐसा ई का हो गया है, तो प्रति ही धन, और इसमें से स निकल जाएगा ए वदत, प्रत्ययवदत, प्रतिधन अवदत, वो एक वर्ण पहले आ गया यण होगी, और एक वर्ण अगर दूसरे पद में आया, अभी बताया था आपको गुण होती है, एक वर्ण का गुण होता है, एक का यण होता है, लेकिन गुण कब होता है, गुण जब बाद वाले पद में जब होता है, यण कब होता है, जब पहले वाले पद में आए, तो ई का ये हो गया, तो ये यण है। इसके बाद देखो, तत्रैव कार्य, तत्रैव, तत्र प्लस एव धन अकार्य, दो संधियां हो रही है, पहली है यहां वृद्धि हो रही है, एक की वृद्धि आई होगी, यहां दीर्घ संधि हो रही है, तो यहां आ जाएगी वृद्धि, और यहां आ जाएगी दीर्घ। इसके बाद तथैव, तथा धन एव, यहां भी ए चरण बाद में आ रहा है, तो ये भी वृद्धि संधि का ही हो गया, किसका हो गया, वृद्धि संधि का। पर्यत्यजत, पर्य वही कौन आ गया पहले, अर्थात परि प्लस परिधन अत्यजत, ई आ गया, ई का हो गया ये, तो ये भी कहलाई यण संधि। ये इस पाठ में आए हुए विशेष यण संधि के शब्द थे, जो आपको मैंने ब्लैक बोर्ड पे हल करवा दिए हैं। अब समझ लीजिए, पहला है न्यवसत आया, न्यवसत में देखो नी प्लस अवसत कौन संधि है, यण संधि, स्पष्टम। चासित में देखो चय धन आसित, समान वर्ण आ रहे, दीर्घादेश हो रहा है, तो दीर्घ संधि हो गई। नैतादृश है, न प्लस एतादृश, एच वर्ण बाद में आ रहा है, तो वृद्धि संधि हो गई, एक ही वृद्धि हो गई आई। प्रोवाच्य में प्र प्लस वाच्य, एक वर्ण आ रहा है, ओ का गुण हो गया ओ, प्रोवाच। वृक्षस्योपरि, वृक्षस्य धन ऊपरी, उ का गुण हो गया ओ, तो ये गुण संधि हो गई वृक्षस्योपरि। प्रबुद्धस तदा, प्रबुद्धस तदा में देखो स का विसर्ग कर दिया, प्रबुद्ध है धन तदा, तो सत्व विसर्ग संधि। काको अवदत, काके प्लस अवदत में उत्तर विसर्ग संधि का नियम 2 से। इत्युक्त्वा में इति धन उक्त्वा, अर्थात इक्वण आ रहा है, ई का हो गया ये, तो ये यण संधि का हो गया। ऐसे ही प्रत्यवदत, इसमें प्रति प्लस अवदत, ये भी यण संधि का हो गया। तत्रैव कार्य, इसमें 2 है, यहाँ तक देखो वृद्धि है, और यहाँ पर दीर्घ, तत्र एव अकार्यत, तत्र एव में वृद्धि है, एव अकार्यत में दीर्घ है, तथे में तथा प्लस एव वृद्धि है। पर्यतजत, परि प्लस एतजत, वो इक वर्ण का ये हो गया, तो पर्यतज संधि पद हल हुआ, और यण संधि। इस प्रकार ये संधि आपको हल करवा दिए, ये आपको नोटबुक में नोट करनी है और याद भी करनी है। इसके बाद अपन पाठ का हिंदी भावार्थ करेंगे, तो वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसलिए आज आपको ये संधि पद याद भी करने हैं और नोटबुक में भी हल करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।